नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। पिछले 22 अप्रैल की घटना, वो हृदय विदारक घटना, जिसमें दो नए जोड़े, शुभम द्विवेदी और ऐशान्या द्विवेदी, और दूसरा वो नरवाल, हिमांशी नरवाल और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की जघन्य हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा। देश उस आतंकी घटना को लेकर के आज भी उबल रहा है। चारों तरफ पूरे देश में गुस्सा है, गम है, और उन आतंकियों को सबक सिखाने के लिए पूरा देश उतावला है। जैसे इस बीच पाकिस्तान ने उस घटना से अपने आप को बिल्कुल अलग करते हुए ये बताने की कोशिश की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि ये घटना से उसका कोई सरोकार नहीं है, उल्टे हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपील की। उस अपील के बाद चीन ने उसको वीटो किया और बैठक बुलाई गई सुरक्षा परिषद की। आपको शायद पता हो कि सुरक्षा परिषद के ऐसे 10 अस्थायी सदस्यों में इस बार पाकिस्तान है, हिंदुस्तान नहीं है। देर रात सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, जिस बैठक में पाकिस्तान ने जिस मकसद से ये सारी कार्रवाई की थी उसका उल्टा ही हुआ। वहां पूरी तरह से, एक तरह से कहें कि लताड़ लगाई गई पाकिस्तान को, और साथ ही ये साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया कि ये द्विपक्षीय मामला है, दो देशों के आपस का मामला है। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले आकर के ऐसी कोशिश न करें। आप लोग आपस में इस विवाद, इस संकट का हल खोजें। वहां से कोई सफलता मिली नहीं। हालांकि पाकिस्तान जो पूरी तरह से तबाह बर्बाद है, और जिस तरह से हिंदुस्तान ने चिनाब का पानी भी रोक दिया, सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया, राजनयिक संबंध तक हटा लिए, चिट्ठी पत्री तक बंद कर दी, आवागमन बंद हो गया, व्यापार बंद हो गया। सब कुछ के बावजूद उसने ये दिखाने की कोशिश की पाकिस्तान कि भारत हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, हमको मिटा देगा। लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं, बल्कि उल्टा उसे ही फटकार मिली। इस बीच हिंदुस्तान सरकार ने बाकायदे जंग की तैयारी भी कर ली है। उन आतंकियों को और आतंक को पनाह देने वालों को नेस्त नाबूद करने के लिए जंग की तैयारी कर ली है। बाकायदे कल एक सर्कुलर जारी हुआ राज्यों को, जिसमें यह बताया गया गृह मंत्रालय की तरफ से कि बाकायदे मॉक ड्रिल होगी 7 तारीख को, यानी कि कल। मॉक ड्रिल क्या होती है? ये 1971 का युद्ध, भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उसे जिन लोगों ने महसूस किया होगा, जिन लोगों ने देखा होगा, उन्हें याद होगा। मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है, क्योंकि उस समय मैं बहुत बच्चा था, 6वीं कक्षा का छात्र था। लेकिन रात के समय सायरन बजते थे, सबको अपने घरों में घुस जाना होता था, ब्लैकआउट होता था, पूरी बत्तियां शहर की बंद कर दी जाती थी। यहां तक कि हम लोग रोशनदान में कपड़े ठूंस देते थे ताकि घर के बाहर कोई रोशनी जाए ही नहीं। ताकि ये सारा कुछ किया इसलिए जाता है ताकि दुश्मन के जो विमान हैं
वो जो खोजी, उनको किसी तरह से किसी आबादी वाली क्षेत्र या जहाँ कुछ काम हो रहा हो वहाँ की चीज़ें, वहाँ का लोकेशन न मिल सके, वो भटक जाए। इन सारी तैयारियों के बीच मोर्चेबंदी पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। 12-14 दिन हो गए और इन 14 दिनों के भीतर 1-2 दिन को छोड़ करके बाकी सारे दिन गोलीबारी हुई है सीमा पर, जिसका हिंदुस्तानी फौज ने माकूल जवाब दिया है। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध तो कभी था ही नहीं। शुरू से ही पाकिस्तान का रवैया यही रहा है। भले ही उसके इस रवैये के चलते उसके अपने नागरिक ही सारा दंश झेल रहे हों। आपको पता होगा कि भारत ने सारे वीजा रद्द कर दिए थे। उस दौरान जो ताल्लुकात हैं भारत और पाकिस्तान के आम नागरिकों के बीच में, वो ताल्लुकात रोटी बेटी के भी हैं। ऐसे में आम नागरिकों को जो कष्ट झेलना पड़ रहा है उसके लिए और कोई नहीं, खुद उनका वतन पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। इस बीच अपने देश में, भारतवर्ष में 22 तारीख की घटना है। 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों ही क्रमशः सऊदी अरब और अमेरिका का अपनी यात्रा बीच में स्थगित करके वापस लौट आए थे। अगले दिन 23 तारीख को राहुल गांधी ने, आपको जैसा पता है पहले से ही, उन्होंने CWC की बैठक की। उसमें सभी को, जो पहलगाम की घटना में जिनका निधन हो गया था, जिनकी हत्या कर दी गई थी, उन सभी को के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके शोक संतप्त परिवार को ईश्वर से कामना की गई कि उन्हें इस दारुण दुख की बेला में कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करें। अगले दिन सर्वदलीय बैठक में भी वो शामिल हुए। कश्मीर भी गए। कश्मीर में जाकर के पीड़ितों से मिले, हम जो घायल लोग थे उनसे मिले, वहाँ के आवाम से मिले, LG से मिले, मुख्यमंत्री से मिले। फिर लौट करके शाम को दिल्ली में उन्होंने जो कैंडल मार्च निकाला गया था उसमें भी शामिल हुए। और आप सभी को अच्छी तरह से याद होगा, अभी हाल ही में वो कानपुर भी गए थे। जब वो रायबरेली के, अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दो दिन के दौरे पर गए थे, तो रायबरेली और अमेठी होते हुए वो कानपुर पहुंचे और पहलगाम में हत शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी से मिलने उनके घर गए, उनके परिवार के लोगों से मिले। ऐशान्या ने एक ही चीज कही थी कि पति के लिए उन्होंने शहीद का दर्जा मांगा था। वहां भी उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इस बारे में पत्र भी लिखेंगे और सरकार तक आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। इतना सब एक तरफ चल रहा था, वहीं जिन हिमांशी नरवाल यानी कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी, 5 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। हनीमून मनाने के लिए वो लोग कश्मीर गए थे और वहां विनय नरवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दुख की बेला में आप
सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमांशी के ऊपर क्या गुजर रही होगी, जिसकी अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले उनकी शादी हुई थी और रिसेप्शन के बाद वो तुरंत कश्मीर गए थे। वहां भी उनको मीडिया ने भी घेरा और उन्होंने मीडिया से केवल इतना ही कहा कि जो कुछ भी आतंकियों ने किया है उन्हें उनका जवाब, माकूल जवाब जरूर मिलना चाहिए, लेकिन देश में शांति और अमन चैन होना चाहिए। कश्मीरियों और मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। ये एक शांति का पैगाम था हिमांशी की तरफ से, लेकिन उसका ये कहना ही उसके लिए काल बन गया। जैसे बीजेपी की ट्रोल टीम ने उसे इतना ट्रोल किया, इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी, लगातार सरकार से यह अपील होती रही, लोग कहते रहे, आक्षेप भी लगाते रहे कि ट्रोल करने वालों को रोका जाए। एक शहीद की पत्नी है वो, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। आज करीब 12-12:30 बजे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी हिमांशी से मिलने के लिए करनाल गए। हिमांशी के परिवार जनों से मिले, करीब आधा-पौन घंटा उनके साथ समय व्यतीत किया। इस दारुण दुख की बेला में उन्हें ढांढस बढ़ाने की कोशिश की, सांत्वना देने की कोशिश की, उनकी पीड़ा को महसूस किया और हर किसी से, विनय की दादी से, उनकी बहनों से, उनकी माता, उनके पिता, सबसे बातचीत की। ये एक स्टेट्समैन की तरह वो वहां गए थे। जिस दिन से ये घटना हुई है, 22 अप्रैल से लेकर के आज 6 मई हो गई और लगातार वो एक भी ऐसा इंसिडेंट मौका नहीं आया जब इन घटनाओं को लेकर के उनके मन से, उनके दिल से वो करुणा की आवाज न निकली हो। यहां तक कि जब वो तेलंगाना जाते हैं, हैदराबाद में जो शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां भी वो अपनी बात उस घटना से ही लेकर के शुरू करते हैं। और आज वहां वो गए और पूरी तरह पूरा समर्थन दिया। क्या बातचीत हुई ये अभी तक छन करके बाहर नहीं निकली है, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से ये देखा जा सकता है कि उनके पिता, विनय जी के पिता से वो किस तरह से बातचीत कर रहे हैं घर के बाहर। इस शोक के माहौल में बंद कमरे में परिवारजनों से बातचीत हुई थी। निश्चित तौर पर, और ये वो ही कर भी सकता है, वही इंसान कर भी सकता है। इस तरह की दया, करुणा की बात जो करने वाला है इंसान है, वो राहुल गांधी हैं, जो बचपन से लेकर के आज तक आतंकी हमलों में अपनी दादी को, अपने पिता को खोया, और उसके बाद जहां तक ट्रोलिंग का सवाल है, ट्रोलिंग जितनी राहुल गांधी की हुई है इस देश में, क्या दुनिया में किसी की नहीं हुई होगी। क्या क्या नहीं कहा गया। आज भी वो प्रक्रिया जारी है। इन चीजों को समझते हुए, अनुभव करते हुए, वो अपने उन सारे अनुभवों को साझा करते हुए ऐसी घटना में पीड़ित परिवार के साथ जाकर के वो
उन जिस तरह की बात करनी चाहिए वही करते हैं। वैसे भी उनकी आदत में शुमार है कि वो सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं। अपने मन की बात तो वो नहीं करते। करनाल पहुंचने पर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, हुड्डा परिवार भी वहां था। टाइट सिक्योरिटी थी। इन सब के बीच उन्होंने वहां जाकर के अपनी संवेदनाएं प्रकट की। एक बार भी उन ट्रोल एजेंट्स करने वालों को रक्षा मंत्री से भी गुहार लगाई गई थी, राजनाथ सिंह से, प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई गई थी, गृह मंत्री से भी गुहार लगाई गई थी, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी और ट्रोलिंग जारी रही। अपने लोगों को मना तक नहीं किया। खुद इन परिवारों से मिलने की कोशिश भी किसी ने नहीं की। एक शब्द आज तक प्रधानमंत्री की तरफ से उस घटना को लेकर के बतौर प्रधानमंत्री दो शब्द भी नहीं आए। एक पहले दिन एक ट्वीट जरूर किया गया था, लेकिन उसके बाद से वो आपके देशवासी हैं। आज जिस देश के आप प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वहां उसी देश के वो नागरिक हैं। केवल दो मीठे बोल, दो सहानुभूति के बोल ही तो बोलने थे। आप घर के परिवार के मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं। आप जो भी कहते उन पीड़ित परिवारों को काफी दिल को ठंडक, राहत महसूस होती, दिल को ठंडक पहुंचती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन राहुल गांधी हर जगह गए, सबसे मिले, सारे पीड़ितों से, पीड़ित परिवारों से। यहां कोई राजनीति की बात नहीं है, यह आपके मन की भावनाओं की बात है। आप इतनी बड़ी घटना को लेकर के आप पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जिन लोगों ने यह हमला किया, जिन लोगों ने यह हत्याएं की, उनको खोज करके आतंकवाद को पूरी तरह से समूल नष्ट करने की प्रक्रिया, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। दो सहानुभूति के बोल भी तो बोल सकते थे। जिम्मेदारी आपके ऊपर ज्यादा है, समझ सकता हूं। आपके दिल में वो दर्द है, वो पीड़ा है, जिसे आप छुपाने के लिए बिहार में जाकर के नीतीश कुमार के साथ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो भी हंसी ठिठोली कर रहे हों, चाहे केरल में जाकर के गौतम अडानी के साथ, या आंध्रा में जाकर के, ये फिल्मी हस्तियों के साथ जाकर के आप समय गुजार रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने अंदर की उस भावना को सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए, और देशवासियों के सामने एक जीवट वाला मुखिया देश का ऐसा होने का जो आप प्रदर्शित कर रहे हैं, वो अलग चीज है। उस दौरान दो सहानुभूति के शब्द, जिसकी देश आपसे अपेक्षा कर रहा है, अब भी मौका है देश के लिए, देशवासियों के लिए। राजनीति अलग चीज है। आपने कोशिश की कि देश का
ध्यान थोड़ा सा हटे तो आपने या जनगणना कराने का भी निर्णय ले लिया, लेकिन नेपथ्य से आप पूरी तैयारी कर रहे हैं उनको जवाब देने की। तीनों विंग के प्रमुखों से आपकी लगातार वार्ता हो रही है। आप जवाब दें, लेकिन अपने लोगों को थोड़ा सा मरहम, उनके जख्मों पर मरहम भी लगाएं। ये ज्यादा कहीं बेहतर होगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।